हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, मॉर्निंग आपको जो टेस्ट सीरीज दी जाती है यूट्यूब पर, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, इस टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करें। यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही यूके पीएससी प्री एग्ज़ाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज देखेंगे जनरल हिंदी टेस्ट पार्ट 171। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा, हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज की 3 मुख्यतः प्लेलिस्ट है, जिसमें ये हिंदी वाली प्लेलिस्ट है, 171 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। उत्तराखंड जीके वाले में 208 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और जीएस वाले में भी आई थिंक 170 प्लस टेस्ट सीरीज आपकी अपलोड हो चुकी है। अगर आप इन टेस्ट सीरीजों को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो यकीन मानो आगामी परीक्षा में बेहतरीन स्कोर करेंगे। और जो भी आपके ग्रुप सी एग्ज़ाम है और साथ ही जो आपका री एग्ज़ाम होना है अभी यूके ट्रिपल एस ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टेस्ट की। सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 171 आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान पर सही शब्द का चयन करें। ठीक है, तो आपको एक वाक्य दिया गया है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और सही शब्द का चयन करना है निम्नांकित वाक्य में। तो वाक्य है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डैश डैश कार्यालय नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए, देखिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए कार्यालय नहीं जा पाऊंगा, तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है या जो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सही और सही नहीं, ये बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं एग्जाम में। कई बार हम जल्दीबाजी में दिया होता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हम नहीं को देख नहीं पाते और सही वाला कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है केवल, कौन से दिए गए कथनों में सही कथन है। तो पहला कथन है, वे शब्द जो प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव कहलाते हैं। तो क्या पहला कथन सही है? तो पहला कथन बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, प्राकृत पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में जो प्रचलित हुए हैं शब्द वो तद्भव कहलाते हैं। वो थोड़ा बिगड़े हुए शब्द हैं, यानी कि उनका जो बोल सकते हैं कि बेसिक जो शब्द था वो उसमें थोड़ा बदलाव हो चुका है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द हमने संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए हैं। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही सही कथन है, इसमें सही पूछ रहे हैं तो दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा होगा। तो एक तरफ आपको तत्सम शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका तद्भव दिया गया है, तो बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है, देखिए, कपाट। कपाट का जो तद्भव होता है किवाड़ होता है, बिल्कुल सही है। कुंभकार जो है कुम्हार का तत्सम है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंभकार का तद्भव कुम्हार होता है। मृत्तिका का तद्भव मिट्टी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। कदली जो है, कदली का तद्भव कटहल नहीं होता। ठीक है, कदली का जो तद्भव होता है, कदली का तद्भव होता है केला। जो केला हम खाते हैं ना, फल, तो केला जो है इसका तत्सम होता है कदली। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे, धातु में किस प्रत्यय को जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत शब्द बनते हैं। तो बताइए, जो धातु है, देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, तो धातु में किस प्रत्यय को जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत शब्द बनते हैं। तो वर्तमान कालिक कृदंत शब्द होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ आपका, मैं बोलूँ आपका चलता, वह चलता है। ठीक है, वह लिखता है, वह लिखता है। ठीक है, वह पढ़ता है। तो इस प्रकार के शब्द जिनमें अंत में ता आता है, तो धातु में ता प्रत्यय जोड़कर आपका वर्तमान कालिक कृदंत शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में गलत विलोम युग्म बताना है आपने। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन से बताइए कौन सा आपका विलोम युग्म गलत हुआ है। तो पहला देखिए, निषिद्ध। निषिद्ध का विलोम, जो निषिद्ध होता है इसका विलोम विहित होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। वक्र का जो विलोम होता है रिजु होता है, बिल्कुल सही है। मधुर का विलोम तिक्त होता है। ठीक है, मधुर मतलब मीठा, तिक्त मतलब कड़वा, तीता। यथार्थ, यथार्थ का विलोम परमार्थ नहीं होता। ठीक है, यथार्थ मतलब जो वास्तव में है,
यथार्थ रूप बोलते हैं ना, यानी कि जो वास्तव में है। तो वास्तविक चीज का विलोम क्या होगा, यानी कि काल्पनिक, यानी कि कल्पित। तो यथार्थ का जो विलोम होता है कल्पित होता है। यथार्थ का विलोम क्या होता है, कल्पित, ना कि परमार्थ। ठीक है, तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। आगे बढ़ेंगे। निम्न में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसमें एक युग्म गलत हुआ है आपका, वो बताना है कौन सा गलत है। जिसको जानने की इच्छा हो, ठीक है, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहते हैं, बिल्कुल सही है। लाइफ में आप सभी लोगों को जिज्ञासु रहना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, तो बी भी इसमें बिल्कुल सही है, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत कुछ जानने वाला विद्वान, ठीक है, तो बहुत कुछ जो जानने वाला होता है उसको विद्वान, तो देखिए जिसको ज्ञान होगा उसको विद्वान कहेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ जानने वाले को विद्वान नहीं कहेंगे, सी इसमें गलत हो जाएगा। कुछ नहीं जानने वाला अज्ञ, यानी कि जिसको कोई भी ज्ञान न हो उसको अज्ञ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो बहुत कुछ जानने वाला जो व्यक्ति होता है इसको कहा जाता है बहुज्ञ, ठीक है, क्या कहा जाता है, बहुज्ञ। तो यहाँ पर विद्वान नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुज्ञ। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह सुंदर महिला बहुत ही विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि हुई है। देखिए जब हम हिंदी में वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं ना, तो वाक्य शुद्धि में देखिए हम क्या देखते हैं, वाक्य में बहुत तरीके की अशुद्धि होती है। वाक्य देखिए आपका सर्वनाम के आधार पर अशुद्ध हो सकता है, ठीक है, वाक्य क्रिया के आधार पर अशुद्ध हो सकता है, लिंग के आधार पर अशुद्ध हो सकता है, वचन के आधार पर अशुद्ध हो सकता है, वचन संबंधी कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है, और भी बहुत से हैं। तो इतने चीज़ों से किसी भी वाक्य में अशुद्धि हो सकती है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, वह सुंदर महिला बहुत ही विद्वान है, क्या महिला के लिए विद्वान शब्द प्रयुक्त होता है। महिलाओं के लिए हमेशा विद्वान की जगह विदुषी शब्द प्रयोग होता है, ठीक है, क्या शब्द, विदुषी। बोलते हैं ना वो महिला बहुत ही विदुषी है, तो पुरुष के लिए विद्वान शब्द प्रयोग होता है, जबकि महिला के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं विद्वान क्या हो जाएगा इसमें, तो वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। विद्वान जो है पुरुषवाचक लिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीवाचक में विदुषी होता है, तो इसमें आपका लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा लिंग संबंधी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपके विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका सिंबल दिया गया है, कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है ये बताना है आपने। तो ध्यान से अगर देखें, अल्पविराम का जो चिन्ह होता है, अल्पविराम कॉमा को कहा जाता है, ठीक है, कॉमा जो होता है आपका, कॉमा को अल्पविराम कहा जाता है, ठीक है, कॉमा जो होता है इंग्लिश में ऐसे लगाते हैं। जो उपविराम में आपके दो बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही है, जो उपविराम होगा उसमें दो पॉइंट होंगे, जैसा कि विसर्ग में होता है, ये उपविराम का भी सिंबल होता है। विस्मय चिन्ह में आपके देखिए एक 4 ग्राम होगा, 4 ग्राम के नीचे एक बिंदु होगा, ठीक है, ये विस्मय चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह जो है भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह का सिंबल नहीं है बराबर वाला। तो निर्देशक चिन्ह होता है डैश, ये खाली डंडी, डैश जो हम बोलते हैं ना। तो निर्देशक चिन्ह जो है डैश, इसका प्रयोग किसी विषय विवाद या मान लीजिए कोई कथोपकथन का, यानी कि जो भी कथन बोला गया उसको ज्यों का त्यों प्रेजेंट किया हमने, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह को एक और नाम से जाना जाता है, रेखा चिन्ह भी कहा जाता है इसको। निर्देशक चिन्ह को रेखा चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है इसमें। अगला देखिए, एक लोकोक्ति दी गई है, आंख न दीदा कागे कसीदा, ठीक है, आंख न दीदा कागे कसीदा। तो बताना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका। यानी कि आंख न दीदा फिर भी कसीदे कागे जा रहे हैं, यानी कि कोई टैलेंट नहीं है फिर भी आदमी क्या कर रहा है, सेख ही बगा रहा है। यानी कि योग्य न होने पर भी बहुत ज़्यादा क्या दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना है, कह सकते हैं कि एटीट्यूड दिखाना। बहुत से लोग होते हैं ना समाज में ऐसे, जो क्वालिफाइड नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी खुद को ऐसा सोचते हैं कि उनको हर तरीके की नॉलेज है, ठीक है, और ऐसे लोग ही समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। मतलब जो बोलते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधी जो गगरी होगी वो ज़्यादा छलकेगी, अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर होता है। और जिन लोगों के अंदर ये होता है कि देखिए दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, एक होता है आई एम द बेस्ट, अगर आप इसको बोलते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अगर आप इस सेंटेंस को हमेशा बोलते हैं पढ़ाई के संदर्भ में, खेल के संदर्भ में, सोसाइटी के संदर्भ में, अपने अन्य चीज़ों के संदर्भ में कि आई एम द बेस्ट, बिल्कुल आप बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि ओनली आई एम द बेस्ट, ठीक है, ओनली आई एम द बेस्ट, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर यही हो जाएगा, आंख न दीदा कागे कसीदा।
आप बोले कि केवल मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो अगर आप केवल मैं सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी अहंकार का भाव आ चुका है और आप सोचते हैं कि आपको हर तरीके की नॉलेज है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने लिए बोले कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो योग्य न होने पर भी सेक ही बघारना इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंधों में काना राजा एक हिसाब से कह सकते हैं इसको। निम्न में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो कौन सा शब्द इसमें वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा। तो पहला ही जो इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ठीक है। देखिए छत विछत सही है, भाव विह्वल बिल्कुल सही है, अंतोतगत्वा भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यानाश नहीं होता है, इसका सही हो जाता है वर्तनी सत्यानाश, बोलते हैं ना पूरे काम का सत्यानाश कर दिया, पूरे प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा का अभाव है, इसमें सत्यानाश नहीं होगा सत्यानाश होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न दिए गए विकल्पों में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम कौन सा है। तो हिंदी में आपको देखिए हिंदी भाषा का उद्भव अगर आपने पढ़ा है, कौन सी भाषा पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उससे कौन सी विकसित हुई, तो अगर आपने ये पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप सभी को पता होना चाहिए सबसे प्राचीन जो भाषा मानी जाती है संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत के बाद कौन सी आई, पाली आई। पाली के बाद हमारी प्राकृत विकसित हुई, प्राकृत से अपभ्रंश विकसित हुई, अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई, और हिंदी से फिर हमारी खड़ी बोली या जितनी भी हिंदी की अन्य बोलियां हैं वो विकसित हुई, जैसे कि खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, मगही है, जितनी भी हमारी ये अन्य बोलियां हैं ये हिंदी से ही उत्पन्न है। यानी कि सभी भारत में अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा के उद्भव में जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। इसका हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, संस्कृत। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। आगे देखिए निम्न में गलत सुमेलित है, तो एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके पर्याय दिए गए हैं, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बादल जो है, बादल का पर्याय नीरद भी होता है, जलद भी होता है, बिल्कुल सही है। रात्रि का पर्यायवाची निशा भी होता है, सरवरी भी होता है, बिल्कुल सही है। मृग का पर्यायवाची कुरंग तो होता है लेकिन मतंग नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेवक का पर्यायवाची दास होता है, अनुचर होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकी डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है। सी में केवल आपका एक ही सही है, कुरंग। मृग को कुरंग कहा जाता है, ठीक है, और हिरन कहा जाता है। मतंग जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, हाथी। मतंग हाथी के लिए प्रयुक्त होता है, तो सी इसमें गलत सुमेलित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो देखिए अब जब हम हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा है नागरी प्रचारणी सभा थी, उसके अलावा बहुत सी हमारी हिंदी के लिए समितियां संगठन वगैरह बने थे। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी 1893 को सबसे पहले काशी में, ठीक है, काशी यानी कि वर्तमान वाराणसी, जिसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी। कभी ऑप्शन में वाराणसी आएगा काशी न दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 16 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में जो प्रमुख व्यक्ति थे इसमें नाम आपका ज़रूर याद आपने रखने चाहिए, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास इसमें थे एक व्यक्ति, ठीक है, बाबू भी लिख लो आगे। इसके अलावा इसमें आपका राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र, कभी कभी पूछ लेता है ना इनमें कौन कौन सहयोगी थे। एक और नाम लिख लो, शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीन प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके प्रयासों से 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना काशी में हुई थी, ठीक है। मेन इसमें लीड रोल है बाबू श्याम सुंदर दास का, ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से भी प्रश्न बने आपको हर तरह के फैक्ट याद होने चाहिए। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है बताने, आप स्थानीय भाषा का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के साथ कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भी कराई है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने हमारा हिंदी का कोर्स लिया है पेड वाला एप्लीकेशन से, तो वहाँ पर मैंने पूरी एक पीडीएफ बना के आपको दी है कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति शब्दावली और महत्वपूर्ण शब्दावली की, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो बताइए इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत जो है वो बताना है। तो पहला देखिए जानवरों को चराने वाला व्यक्ति, तो पहाड़ों में जो भी जानवर को चराने वाला व्यक्ति होता है उसको गौ या गौ कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में ग्वाला कहा जाता है, ग्वाला। ग्वाला को अमूमन गौ या गौ कहा जाता है। गाय को बांधने का स्थान,
तो जहाँ पर भी हमारे पहाड़ी अंचलों में गाय, खासकर कुमाऊनी अंचलों में गाय बांधी जाती है, ठीक है, जहाँ पे गाय का खूंटा लगा होता है। देखिए गाय का जो खूंटा होता है, इसको भी लिख लो आप। गाय के खूंटे को हमारा स्थानीय भाषा में कील कहते हैं, कील या कीला, ठीक है, कील या कीला कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जिस खूंटे में गाय बंधी होती है और जहाँ पर हमेशा बंधती है, उसका एक परमानेंट प्लेस हो जाएगा ना जहाँ पे खूंटा होगा, तो उसको कहा जाता है दौड़। और जो हमारा अंदरूनी भाग होता है, देखिए रात के समय में गायों को अंदर बांधा जाता है मकान के निचले हिस्से में, जिसको गोट कहा जाता है, ठीक है। और दिन में जहाँ पे बांधा जाता है वहाँ पे दौड़ कहा जाता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे, पहला भी सही है, बी भी सही है। पहली बार व्याई हुई जो गाय होती है, यानी कि पहली बार जो गाय बच्चा देती है, बछड़ा देती है, तो पहली बार जो गाय बछड़ा देती है उसको पहलवान या पहलौट कहा जाता है, ठीक है। पहलवान गाय बोलते हैं, यानी कि पहली बार उस गाय का प्रसव हुआ है और दूध देना उसने शुरू किया है, ये भी सही है। जानवरों को दी जाने वाली सूखी घास, तो जानवरों को दी जाने वाली सूखी घास को देखिए भतेर या खिणुकनी कहा जाता है। जानवरों को जो हमारी पर्वतीय अंचलों में सूखी घास दिया जाता है उसको कहा जाता है गजियो, ठीक है, गजियो। गजियो के अलावा उसको कहा जाता है पुआल, ठीक है, पुआल या पराल, पराल, जिसको हम हिंदी में पराली भी कहते हैं ना, वो धान की, जो धान अलग करने के बाद हमारा बच जाता है धान का पूरा पौधा, उसको पराली कहते हैं सूख के। देखिए पंजाब वगैरह अन्य स्टेटों में तो उसको जला लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पराली का प्रयोग हमारे चारे के रूप में किया जाता है शीत ऋतु में जानवरों के, ठीक है। खासकर जब धान की खेती अभी देखिए कंप्लीट होती है, शीत ऋतु में ये पराल वगैरह देते हैं। तो गजियो जो होता है ये हरी घास को सुखा के बनाया जाता है पर्वतीय अंचलों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसमें। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न पर ही है और टेस्ट सीरीज जो हमारी इसी प्रकार से आपको मिलेगी, ठीक है। तो तभी मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप यार हमारा कोर्स मत लो, कोई भी कोर्स मत लो, पेड कोर्स, आप किताबों से सेल्फ स्टडी करो, बट हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप अवश्य लेना, ठीक है। थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हमेशा थोड़ा हम इधर उधर खर्चा करते हैं, पार्टी करते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर जाते हैं यार, जिससे आपका पूरा करियर बन रहा है, अगले 30 साल आपके जीवन के सेव हो रहे हैं, 35 साल सेव हो रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है। तो टेस्ट सीरीज हमेशा लीजिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। जैसे अभी भी मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ हिंदी के, इनको बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। पहला है देखिए, पर्वतीय अंचल में देवता की मनौती के लिए रखे जाने वाली भेंट को उचैण कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, देखिए मान लीजिए घर में कोई गाय या मवेशी बीमार हो गया, या घर के किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो पर्वतीय लोग सोचते हैं कि कोई देवता नाराज हो गए हैं। तो ऐसे देवताओं की मनौती के लिए रखे जाने वाली जो भेंट होती है, इसको उच्चारण कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है देखिए, घात डालना का मतलब पहाड़ी जनजीवन में अपने इष्ट देवता के दरबार में अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाना होता है। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए पहाड़ों में किसी दो परिवारों में झगड़ा हो गया, ठीक है, जमीन के लिए, घास के लिए, किसी अन्य बात के लिए। अब एक परिवार क्या हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, पुलिस के पास नहीं गए, कोर्ट कचहरी नहीं गए। तो पुराने लोग क्या करते थे, अभी भी होता है बहुत जगहों पे, लेकिन पहले के पुराने लोगों ने ज़्यादा किया था। तो वो क्या करते थे कि किसी मंदिर में जाकर उस परिवार के खिलाफ वहाँ पर भगवान से न्याय मांगने लगते थे, और इसी प्रक्रिया को घाट डालना कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता है और कई जगहों पे आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी परिवार के साथ किसी ने अन्याय कर दिया और वो किसी मंदिर में जाके इस प्रकार की चीज़ें करने लगा, तो वास्तव में अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, देखिए इसमें इम्पैक्ट दोनों साइड होता है। ऐसा नहीं कि जिस व्यक्ति ने मंदिर में पुकार की है उसी का, उसके लिए न्याय होगा, अगर उसकी भी गलती पाई जाती है तो उसके लिए भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे देवभूमि की बहुत प्राचीन परंपरा है, खासकर कुमाऊं अंचल में, गढ़वाल अंचल में आपने देखा होगा, और बहुत डरावनी परंपरा है, जिससे हर कोई डरता है। ना पुलिस से डरेगा आदमी, ना आपका मारपीट से डरेगा, ना किसी और चीज़ से डरेगा, ना एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर से जो नहीं भी डरेगा, अगर उसके दिमाग में इसका इम्पैक्ट पता है तो वो इससे डरेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक और दो दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, ठीक है। ये कथन भी सत्य है और ये कथन भी सत्य है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना, तो प्रसाद जी की जो पहली छायावादी रचना थी वो झरना थी, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम छायावादी रचना कामायनी, तो कामायनी जिसको महाकाव्य कहा जाता है, ये अंतिम रचना थी प्रसाद जी की, ये भी बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास,
ये बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत जी की अंतिम छायावादी रचना चिदम्बरा, ये बिल्कुल गलत है इसमें, ठीक है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा तो डी इसमें सुमेलित नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम जो छायावादी रचना थी, इसका नाम था युगांत। देखिए, कवि को पता था मेरा भी अंत है, तो उन्होंने रचना भी ऐसी लिखी, युगांत, यानी कि युग का अंत, ठीक है। चिदम्बरा जो थी ये इनकी अंतिम रचना नहीं थी, हालांकि चिदम्बरा जो है इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। चिदम्बरा के लिए ही सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ मिला था 1968 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अगला देखिए, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। देखिए कितनी अच्छी तारीफ की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तू रूप है किरण में, यानी कि किरण में तू रूप है। सौंदर्य है तू सुमन में, यानी कि फूल में सौंदर्य है। प्राण है तू पवन में, विस्तार है तू गगन में। देखिए ये जो पंक्तियाँ बोली गई कितनी बेहतरीन पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, बहुत ही एक बोल सकते हैं कि उत्कृष्ट तरीके से उल्लेख कर रहा है सौंदर्य का, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उल्लेख अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, उल्लेख अलंकार, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई विषय है, विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से अगर जहाँ पर वर्णन होता है, मान लीजिए यहाँ पर कवि अगर अपनी प्रेमिका का वर्णन कर रहा है, ठीक है, प्रेमिका, मान लीजिए कवि किसी प्रेमिका का यहाँ पे वर्णन कर रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे कवि जो है प्रकृति का वर्णन कर रहा है, तो वहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं, अगर प्रेमिका को लेते हैं तो प्रेमिका को बोल रहा है वो, तू रूप है किरण में, यानी कि किरण में तू रूप है। सौंदर्य है तू सुमन, सौंदर्य है सुमन में, ठीक है। सौंदर्य है सुमन में, यानी कि फूल का जो सौंदर्य होता है वैसे है तू। प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, जितना चौड़ा आसमान फैला होता है वैसी है तू, वैसे प्रकृति के लिए। यानी कि किसी भी विषय भेद से एक वस्तु का जब अनेक प्रकार से वर्णन होता है, वहां पर उल्लेख अलंकार होते हैं, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन है इसमें, देखिए पहला कथन बोल रहा है आपका, अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी विराम चिन्ह हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में जो विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं, क्या वो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें कुछ एकाध हैं, जैसे कि आपका फुल स्टॉप है, हालांकि फुल स्टॉप भी हिंदी में प्रयोग होने लगा है, लेकिन पूर्ण मान्यता नहीं है। हिंदी में फुल स्टॉप की जगह पूर्ण विराम, ऐसे डंडी आपकी लगती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। हिंदी में लगता है पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम होती है आपकी ऐसी एक लकीर सी, जबकि अंग्रेजी में जो पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप, वो पॉइंट लगता है। तो अंग्रेजी भाषा के सभी विराम चिन्ह हिंदी, अगर फुल स्टॉप को छोड़ दे तो इसके अलावा सभी हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है आपका, फुल स्टॉप की जगह इसको पाई कहा जाता है, डैश को जो है पाई, पाई का प्रयोग होता है। तो पहला हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सही नहीं है। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए भावों को और विचारों को स्पष्ट करने के लिए ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं विस्मय भाव प्रयोग करना है तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह प्रयोग हो रहा है, ठीक है। वाक्य को थोड़ा रोकना है तो अल्प विराम प्रयोग हो रहा है, अर्ध विराम प्रयोग हो रहा है। वाक्य को समाप्त जहाँ पे हम करते हैं पूर्ण विराम प्रयोग हो रहा है, ठीक है। किसी कथन को ज्यों का त्यों कह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अलग विराम चिन्ह प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर विराम चिन्हों का अपना एक रोल होता है किसी भी भाव और विचार को स्पष्ट करने में। तो यहाँ पर केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। सही कथन केवल दो होगा। वैसे इसमें एक और दो को भी सही कहा जा सकता है, लेकिन अब जो फुल स्टॉप है पूर्णतया हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, हालांकि होने लगा है आधुनिक समय में ये भी। निम्न में से किस साहित्यकार को कुमाऊनी भाषा की महादेवी तथा कुमाऊनी कोकिला कहा जाता है, बताइए। तो कौन है जिसको आपका कुमाऊनी भाषा की महादेवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुमाऊनी भाषा की महादेवी कहा जाता है, महादेवी वर्मा, और कुमाऊँ की कोकिला कहा जाता है, ठीक है, नाइटेंगल ऑफ कुमाऊँ। तो बताइए कौन है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, देवकी महरा, ठीक है। तो देवकी महरा जी को कहा जाता है कुमाऊनी भाषा की महादेवी और कुमाऊँ कोकिला, ठीक है। और एक हिसाब से कह सकते हैं कि कुमाऊनी भाषा की पहली पहली कवियत्री भी इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। कुमाऊनी भाषा की पहली कवियत्री, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कुमाऊनी भाषा की पहली कवियत्री देवकी महरा है। अगला देखिए, उत्तराखंड के आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध शैलेश मटियानी की पहली कविता का शीर्षक क्या है। तो देखिए शैलेश मटियानी जी को हम आंचलिक साहित्यकार के रूप में जानते हैं।
आंचलिक साहित्यकार का मतलब है इनकी अधिकांश रचनाएं अंचल विशेष पर आधारित हैं और ज़्यादातर इन्होंने उपन्यासों पर आपका ध्यान दिया है, लेकिन कुछ इनकी आपकी कविताएं भी प्रकाशित हुई थी। उनमें से देखिए इनकी जो पहली कविता है, पहली कविता का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा इसका शिथिल है साधना मेरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली जो कविता थी हमारी शैलेश मटियानी जी, उसका शीर्षक था शिथिल है साधना मेरी। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और ये कविता हमारी मटियानी जी ने लिखी थी 1950 में, शैलेश मटियानी जी। बाकी देखिए आपका सामान्य हिंदी में जो भी आपका कवि परिचय वाला पोर्शन है, कवि परिचय के लिए हमारी एक ई बुक आती है, उस ई बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ई बुक आप ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें गद्य खंड और पद्य खंड के जितने भी साहित्यकार हैं उनकी जन्मतिथि, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनको जो भी पुरस्कार सम्मान मिले हैं, जहाँ से आयोग प्रश्न बनाता है, वो सभी पॉइंट टू पॉइंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करेंगे आज का टेस्ट। ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 171। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपके सही होंगे। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको सही कर पाऊँ। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।